नमस्कार साथियों, मैं नंद किशोर आज अपने शिक्षक साथियों के लिए जिनको आयकर विवरणी भरने में दिक्कतें आ रही हैं, तो एक वीडियो लेकर के आया हूँ। ये एक फार्म है जो कि 72,825 भर्ती फर्स्ट बैच के जो शिक्षक हैं जिनका एनपीएस कट रहा है, वो अपना फॉर्म इस तरीके से भर सकते हैं। इस फॉर्म में जो डिटेल्स दी गई हैं उनमें ये आप देख सकते हैं 4200 ग्रेड पे पर ये डिटेल्स आपको भरनी है, जिसमें ये कुछ कॉलम्स दिए गए हैं, जिसमें सेकंड कॉलम है मूल वेतन का, जो इस तरीके से आपको भरना है। डीए में जो भी चेंजेस आए हैं उनके हिसाब से 17%, फिर बढ़ने के बाद में 28%, फिर उसके बाद में 31%, और चौथे कॉलम में उसका अमाउंट। इसके बाद में फिफ्थ कॉलम जो ग्रामीण इलाकों में है तो उनका HRA 1340 रुपये भरा जाएगा, और जो शहरी वाले हैं, नगर क्षेत्र के हैं, उनको 2020 रुपये भरना है। इसके बाद में 6-7 में आवश्यकता अनुसार इसको भरा जा सकता है, फ़िलहाल ब्लैंक है। और कॉलम नंबर 8 जिसमें कि इन सभी का टोटल जो 2 से लेकर के 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक, इन सभी को जोड़ करके हमको ये लिखना है कि हमारा वेतन कितना बन रहा है। जो हमारा मूल वेतन था उसमें हमारा डीए इतना मिल गया, HRA इतना मिल गया, और ये सब मिलने के बाद में हमारा जो वेतन है वो इतना बन रहा है 49,427। इसके बाद में अगर आपका एनपीएस कट रहा है तो यहाँ पर लिखा जाएगा, अदरवाइज़ ये कॉलम ब्लैंक रहेगा। जीपीएफ कटौती, और अभी जो हमारी जीआईएस जनरल इंश्योरेंस वाली जो कटौती 87 रुपये की हो रही है, वो हमको इस कॉलम में शो करना है। और अगर कोई अग्रिम टैक्स हमारा कटा हुआ है टीडीएस, तो उसको इस लास्ट वाले कॉलम में लिख सकते हैं। इतना होने के बाद में फिर आप देख सकते हैं कि इसमें ये सारी डिटेल्स लिखने के बाद फिर आपको बोनस जो साल 2020-21 का है उस बोनस को शो करना है, और जो डीए डिफरेंस वाला हमारा जो एरियर बनेगा 11% 3% वाला, वो एरियर का अमाउंट शो करना है। और इसके बाद में इसका टोटल कर लिया जाएगा, जो नीचे टोटल दिए हुए हैं। इस टोटल को करने के बाद में ये टोटल सैलरी जो हमारी बन रही है वो हो गई है 6,58,640 रुपये, जो इस पूरे साल के दौरान वेतन हमारा बना है। इसके बाद में इस अमाउंट को हम यहाँ ले आएंगे कुल आय, ये हमारी कुल आय है, और इस आय में से हमको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 की जो कटौती है वो यहाँ पर हमको माइनस करनी है। माइनस करने के बाद में ये अमाउंट बचेगा, और इसके साथ में हम देख लेते हैं हमको जो हमने बचत की हुई हैं उनके लिए भी एक कॉलम दिया हुआ है, जैसे कि राइट साइड में आप देख सकते हैं। तो ये डिटेल्स भी हमको पहले से फिल करके रखनी है, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत हमको यहाँ पर पड़ने वाली है। तो 80C के अंतर्गत हमको जो भी छूट मिलनी है उनके बारे में हमको इसमें लिखना है। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है जीपीएफ की कटौती, जो भी पैसा हमारा कट रहा है जीपीएफ में जमा हो रहा है, तो उस अमाउंट को हमें यहाँ शो करना है। क्योंकि इस वाले फॉर्म में एनपीएस है तो इस वजह से जीपीएस का कॉलम मेरा ये खाली है, और इसके बजाय जो यहाँ पर टोटल एनपीएस बन रहा था 63,565, वो एनपीएस हमने यहाँ पर शो किया हुआ है 63,565 का। अब
इसके बाद में GPF हो गया। नेक्स्ट है LIC। अगर कोई पॉलिसी अगर आपने ले रखी है तो वो आपने साल भर में जितना भी जमा किया है वो यहाँ पर आपको शो करना है। ट्यूशन फ़ीस, अगर बच्चों की फ़ीस आप बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी फ़ीस अगर आप जमा करते हैं तो उनकी रसीदें भी लगा सकते हैं, उस पर भी आपको छूट मिलती है। अगर आपने NSC में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो जितने की भी आपने NSC ली हुई हैं इस फाइनेंशियल ईयर में वो आपको यहाँ पर लिखना है। फाइनेंशियल ईयर आपका रहेगा 2021-22 और जो आपका असेसमेंट ईयर है यानी कि कर निर्धारण वर्ष वो 2022-23 है। इसके बाद में 5वें नंबर पर है, अगर आपने कोई FD वगैरह करवाई हुई है 5 साल के लिए तो वो अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में अगर आपने कुछ अमाउंट है जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, PPF में कुछ पैसा डाल रखा है तो वो आपको इस साल के दौरान मतलब फाइनेंशियल ईयर के दौरान आपने जितना भी पैसा जमा किया है वो यहाँ पर शो करना है। इसके अलावा अगर आपने कोई हाउस लोन ले रखा है तो उस लोन पर जो भी मूलधन आपने चुकाया है वो मूलधन आपको यहाँ पर लिखना है। ब्याज से मतलब नहीं है, ब्याज का कॉलम अलग रहता है, वो आप वहाँ पर दिखाएंगे। मूलधन कितना वापस किया है वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में अगर आपकी कोई बेटी है जिसके लिए आपने सुकन्या समृद्धि योजना में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कॉलम में आ जाता है 1044 रुपये, जो कि हमने ऊपर लिखे हुए थे GIS कटौती वाले, वो 1044 रुपये हमको यहाँ पर शो करने हैं। और इसके बाद है NPS, तो NPS हमने ऊपर ऑलरेडी लिख रखा है, वही हमने यहाँ पर दिया है। इसके अलावा कोई अगर अन्य छूट जो 80C के अंतर्गत आती हो तो उसका अमाउंट यहाँ पर शो किया जा सकता है। इसके बाद में हम टोटल करेंगे। टोटल करने पर हमको ये चीज़ देखनी है कि जो भी हमारी टोटल सेविंग्स होंगी वो 1,50,000 तक होनी चाहिए। अगर हमारी सेविंग्स 1,50,000 से ऊपर जाती हैं 80C की तो भी हमें जो छूट है वो केवल 1,50,000 की ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हमने 1,70,000 की सेविंग्स की हैं तो हमको 1,70,000 की छूट मिल जाएगी, नहीं, हमको छूट केवल 1,50,000 की ही मिलेगी 80C के अंतर्गत। तो फिलहाल हमारे इस कॉलम में जो टोटल निकल के आया है वो 1,21,669 रुपये, और इसी को अभी हम आगे यहाँ पर शो करने वाले हैं। तो जो हम अभी चल रहे थे इसमें 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद में जो अमाउंट बचा है ये हमारी शेष आय है। 50,000 रुपये मानक कटौती है जो सभी को मिलती है, तो वो आपको माइनस करना है। इसके बाद में जो अमाउंट बचेगा इस अमाउंट में अगर कोई आपकी अन्य आय है तो फिर वो आपको यहाँ पर लिख करके जोड़ना है, लेकिन फ़िलहाल सैलरीड पर्सन के लिए तो केवल सैलरी ही मिल रही है तो अन्य कोई आय नहीं है, तो इसको नील लिखा हुआ है। उसके बाद में वही अमाउंट जो ऊपर था फिर से वो अमाउंट हमने लिख दिया। इसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट में, अब जो छूट जो पैसा हमने कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है जिस पर हमको छूट मिल सकती है तो उनको लिखने की बारी यहाँ पर है। और उसी में से A जिसमें कि दिया हुआ है धारा 80C के अंतर्गत जो अभी हमने बचत की हैं तो उन पर हमको 1.5 लाख रुपए की छूट मिलनी है। तो फिलहाल हमारा जो अमाउंट है वो 1.5 लाख के अंदर ही है, इसलिए पूरा अमाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे 1,21,669 रुपये। इसके बाद में विकलांग से संबंधित अगर आप कोई विकलांगता है तो उसमें भी कुछ छूट रहती है, तो अगर ऐसा कुछ है तो उससे संबंधित छूट को आप यहाँ पर दिखाएंगे। इसके बाद में है NPS में नियोक्ता का अंशदान 10% 80CCD2 के अंतर्गत ये छूट हमको मिलती है, तो उसको यहाँ पर लिखा जा सकता है जो पैसा नियोक्ता ने हमारे खाते में जमा किया है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर इसको हम नील रखेंगे। इसके बाद में है 80D जिसमें हमने कोई अपना या अपने परिवार में किसी का मेडिकल इंश्योरेंस करवा रखा है तो उसमें हमको 25,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये तक की छूट मिल सकती है, वो कंडीशन पर डिपेंड करेगा, तो उसको यहाँ पर लिखा जा सकता है। इसके अलावा अगर हमारी
किसी बीमारी या किसी जांच में, रूटीन चेकअप में कुछ खर्चा हुआ है तो उस खर्चे में मैक्सिमम 5,000 रुपये तक की छूट हमको मिल सकती है। उसके लिए जो जांच वगैरह की जो रिपोर्ट हैं वो हमको वहाँ पर उन बिल को लगाना होगा और मैक्सिमम 5,000 रुपये तक की छूट इसमें उसकी भी लिखी जा सकती है। इसके बाद में है 80G। 80G के अंतर्गत अगर हमने कोई पैसा कहीं पर किसी संस्था में डोनेट किया है, डोनेशन अगर 2,000 या उससे कम का है तो नकद किया जा सकता है, लेकिन अगर उससे ऊपर का है तो फिर चेक या ऑनलाइन मोड में ही वो पेमेंट होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा। तो उस डोनेट किए गए अमाउंट को यहाँ पर लिखा जा सकता है और उस पर छूट ली जा सकती है। इसके बाद में ये जितनी भी छूट हमको मिलनी है इन सभी को हमें जोड़ना है और जो ऊपर अमाउंट निकल के आया था, जो हमारी आय थी, उस आय में से ये छूट जो हमको मिल रही है उसको माइनस कर देना है। अब जो ये अमाउंट निकल के आया है 4,86,971 रुपये, ये हमारी कर योग्य आय है। कर योग्य आय का मतलब कि इस अमाउंट पर हमको टैक्स निकालना है। अब ये वो अमाउंट है जिसके ऊपर हमारा टैक्स लगेगा। तो इसमें टैक्स किस तरीके से लगेगा उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो भी अमाउंट निकल करके आया है उसमें शुरू का जो 2,50,000 का अमाउंट है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, वो टैक्स फ्री है। यानी 4,86,971 रुपये में जो शुरू के 2,50,000 रुपये हैं उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और हमारा जो अमाउंट है वो ज़ीरो रहेगा। अब इस 4,86,971 रुपये में से 2.5 लाख माइनस करने के बाद में, यानी कि 2,50,001 रुपये से लेकर के और 5 लाख रुपये तक के अंदर का जो अमाउंट है उस अमाउंट पर 5% टैक्स लगेगा, क्योंकि हमारा जो अमाउंट निकल करके आया है वो 5 लाख के अंदर का ही है। तो इसलिए पूरे 2,36,971 रुपये पर 5% टैक्स हमने जो निकाला है वो 11,849 रुपये निकल के आया है। मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर जो अमाउंट जो 4,86,971 रुपये लिखे हुए हैं, यहाँ पर इस अमाउंट के बजाय हमारी सैलरी से सेविंग्स मान लेते हैं कि हमारी कम थी और ये अमाउंट अगर मान लेते हैं निकल के आया है 5,20,000, तो 5,20,000 अगर ये निकल करके आया होता तो इसमें जो शुरू का 2.5 लाख है वो तो 0% यानी कि टैक्स नील रहेगा। फिर 2,50,001 रुपये से लेकर के और 5 लाख रुपए तक के अमाउंट पर, यानी कि फिर से अगले नेक्स्ट 2.5 लाख पर 5% टैक्स लगेगा जो कि 12,500 रुपये बनेगा। और फिर 5 लाख के ऊपर यानी 5,20,000 जो हमने कहा था, तो 5 लाख के ऊपर का जो 20,000 है उस 20,000 को हम यहाँ लिखेंगे और उस 20,000 पर 20% टैक्स निकलेगा जो यहाँ लिखा जाएगा, क्योंकि हमारा अमाउंट 5 लाख के अंदर का है तो इस वजह से ये 20% वाला कॉलम खाली है। इसके बाद में हम इन दोनों अमाउंट को जोड़ करके जो हमारा टैक्स बनेगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो फिलहाल हमारे में ऐसा कुछ नहीं था, 5 लाख के अंदर का अमाउंट है, इस वजह से सिर्फ 11,849 रुपये टैक्स निकल करके आया। उस अमाउंट को हमने यहाँ पर दोबारा से शो किया और इसके बाद में क्योंकि हमारा जो अमाउंट है वो 5 लाख के अंदर का है तो इसमें एक और छूट हमको मिलती है धारा 87 के अंतर्गत, जो कि 12,500 रुपये की है। तो ये 12,500 रुपये की छूट हमको मिलेगी और इस छूट के मिलने के बाद में क्योंकि हमारा अमाउंट 12,500 रुपये से कम है तो इस वजह से हमारा जो आयकर है, जो हमारा टैक्स है, वो नील हो जाता है। अगर ये अमाउंट 12,500 रुपये से ज़्यादा का होता तब ये धारा 87 वाली छूट हमको नहीं मिलती और वो पूरा टैक्स हमको पे करना पड़ता। इसके बाद में इसमें थोड़ी सी गलती हुई है कि जो नहीं सॉरी, ठीक है, 11,849 ये पूरा अमाउंट यहाँ पर नील हो गया है। इस वजह से इसमें आप देख सकते हैं कि जो 4% का टैक्स है
वो नहीं निकाला गया है। लेकिन अगर टैक्स नील नहीं होता है तो जो भी अमाउंट यहाँ पर टैक्स के रूप में निकल करके आएगा उसके ऊपर 4% आपको टैक्स यहाँ पर निकालना होगा, और निकालने के बाद में फिर से इन दोनों अमाउंट को जोड़ना होगा, और जोड़ने के बाद में जो लास्ट में अमाउंट आएगा वो आपका शुद्ध देय आयकर होगा, यानी कि यही टैक्स आपको अपनी सैलरी पर देना है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि इसमें अभी तक जो अमाउंट है उनके हिसाब से ये नील हो गया है। तो इस तरीके से आप भी अपना इनकम टैक्स का फॉर्म भर सकते हैं और भरने के साथ ही इसको जमा कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।